Hello students, good morning. Today I am going to discuss with you chapter first of class 11th, that is Introduction to Accounting. वैसे तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग का मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को स्टडी कर चुके हैं और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्लियर। बट उसके कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर फर्स्ट के, दैट इज़ यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इन बेसिक कुछ और कंसेप्ट्स को हम स्टडी करेंगे आज की इस वीडियो में। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? देखिए अकाउंटिंग चैप्टर का नेम ही क्या है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, कि आपको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे अकाउंटिंग से कि एग्जैक्टली अकाउंटिंग है क्या चीज़ और आप इसे क्यों स्टडी कर रहे हैं और क्या पर्पज़ है अकाउंट्स बनाने का। क्लियर, तो वो सब इंट्रोडक्शन में स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अ बिजनेस वांट्स टू नो हाउ मच प्रॉफिट और लॉस ही हैज़ मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब कोई भी बिजनेसमैन है और वो क्या जानना चाहता है, कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका मेन मोटिव क्या होगा, उसे ये पता होना चाहिए कि वो कितना प्रॉफिट और लॉस अर्न कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर। इसके लिए उसे क्या बनाने पड़ेंगे, अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। हर ईयर के एंड में वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर आपका 1 ईयर का हो सकता है, 6 मंथ का हो सकता है। क्लियर, तो अपने एक फाइनेंशियल ईयर के एंड पे उसे अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे, सो दैट उसे अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस का पता चल सके। क्लियर, उसको ये भी देखना पड़ेगा कि उसके पास क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं। क्लियर, तो उस सब के लिए उसे अपने अकाउंट्स को प्रॉपर अच्छे तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर, देयर आर डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग। बहुत सारे स्टेप हैं जो कि इन्वॉल्व हैं अकाउंटिंग में, वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। क्या, फर्स्ट है आपका आइडेंटिफाइंग, आज भी इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर, आइडेंटिफाइंग, वहाँ तो सिर्फ हमने क्या किया था, अकाउंटिंग की डेफिनेशन में इनको स्टडी किया था। आज हम इनको बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या प्रोसेस है, या फिर कह सकते हैं अकाउंटिंग के क्या फंक्शंस हैं। कि सबसे पहले आप ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, आफ्टर दैट आप उनको क्लासीफाई करते हैं, फिर उनको फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं, आफ्टर दैट आप उनको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको क्लासीफाई करते हैं, आफ्टर दैट आप समराइज करते हैं, आफ्टर दैट आप कम्युनिकेट करते हैं, रिजल्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, तो ये सब प्रोसेस है या फिर आप फंक्शंस कह सकते हैं अकाउंटिंग के। तो इनको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे 1 बाय 1। क्लियर, तो अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन या मीनिंग आपको क्लियर है, किस लिए की जाती है, सो दैट आप प्रॉफिट और लॉसेस को फाइंड आउट कर सकें। क्लियर, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। स्टडी करते हैं 1 बाय 1। देखिए, अब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग तो आपको क्लियर ही है, जिसमें आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, सेकंड क्या करेंगे, मेज़र करेंगे, थर्ड क्या करेंगे, आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, फोर्थ क्या करेंगे, आप उसे कम्युनिकेट कर देंगे द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। वो बंदे जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, मीन्स जिनका इंटरेस्ट है कि उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दी जाएगी। क्लियर, तो अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आप ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करते हैं, मेज़र करते हैं, आफ्टर दैट रिकॉर्ड करते हैं एंड देन कम्युनिकेट कर देते हैं। क्लियर, इसी प्रोसेस में वैसे देखिए और भी होता है। आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग आप क्लासिफिकेशन करते हैं, देन समराइज करते हैं, देन कम्युनिकेट करते हैं। क्लियर, तो डिटेल स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्रॉपर प्रोसेस क्या है। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट आपका है, ये डेफिनेशंस हैं डिफरेंट अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की है, 1966 में दी गई थी, आफ्टर दैट 1970 में दी अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA USA। क्लियर, तो कोई भी डेफिनेशन आप जस्ट रीड आउट कर लेंगे, एग्ज़ाम में इंडिविजुअल आपसे नहीं पूछी जाएगी डेफिनेशन। क्लियर, देखिए आफ्टर दैट नेक्स्ट इज़ फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा प्रॉपर अकाउंटिंग की क्या प्रोसेस है
या फिर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। और यहीं से आप मीनिंग भी बना सकते हैं। मीन्स आपको इंडिविजुअल अकाउंटिंग के मीनिंग को रटने की या लर्न करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप फंक्शंस को अच्छे से समझ लेंगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे डेफिनेशन को भी, और आप इजीली खुद से बना सकते हैं डेफिनेशन। मीन्स आपको उसको रटने की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? देखते हैं फर्स्ट फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में। फर्स्ट फंक्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन। तो फर्स्ट फंक्शन अकाउंटिंग के क्या है कि आप सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन व्हाट टू रिकॉर्ड, दैट इज टू आइडेंटिटी। मीन्स क्या रिकॉर्ड करना है, सबसे पहले क्या करेंगे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। Clear? The financial events which are to be recorded in the books, it involves observing all the business activities and select those events and transactions which can be considered as financial transactions. अब देखिए, ये बात भी आप जानते हैं कि फाइनेंशियल आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग में आप सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशंस को कंसीडर करते हैं, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को या क्वालिटेटिव डाटा को आप कंसीडर नहीं करते। क्लियर? क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में डिफरेंस भी आप जानते हैं, लाइक ऑनेस्टी ऑफ द मैनेजर्स या एम्प्लॉयज़, ये क्या है? क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, इसकी कहीं पे भी रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है अकाउंटिंग के अंदर। बट अगर बात करें कि बिज़नेस में कोई एसेट बाय की है, कोई एसेट परचेज़ की है या शेयर्स परचेज़ किया है, कोई भी एसेट, तो उसकी रिकॉर्डिंग होती है। मीन्स जिसे आप क्वांटिटी में मेज़र कर सकें। क्लियर? तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे आइडेंटिफिकेशन में? आप उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे जिनका नेचर या जिनका कैरेक्टर कैसा है? फाइनेंशियल कैरेक्टर है। फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को कंसिडर करेंगे, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर? आफ्टर दैट अब आपने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई आपने उनको अलग निकाल के रख लिया कि ये फाइनेंशियल कैरेक्टर की या फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं। क्लियर? आफ्टर दैट क्या करेंगे आप नेक्स्ट? दैट इज़ मेज़रमेंट। दूसरा प्रोसेस क्या करेंगे आप? उनको मेज़र करेंगे। यहाँ पे भी देख लीजिए, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एंड कम्युनिकेशन। क्लियर? अब देखिए, आपने सबसे पहले क्या किया? आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट आप वन स्टेप भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। क्लियर? तो दूसरा स्टेप क्या? मेजरमेंट। उसके बाद क्या करेंगे आप? उनको मेज़र करेंगे इन द टर्म्स ऑफ मनी। कैसे? भाई सपोज आपने आइडेंटिफाई किया कि बिजनेस के अंदर 4 चेयर परचेज की गई, 4 चेयर्स को बाय किया गया। क्लियर? अब कहीं ये नहीं बताया कि वो 4 चेयर्स कितने रुपए की परचेज़ की, उसकी मनी वैल्यू नहीं बताई, तो आप क्या करेंगे? आप उस मनी वैल्यू को खुद से मेज़र करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या करेंगे आप? आपने उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई तो कर लिया कि बिजनेस में ये पर्टिकुलर एसेट आई है। सपोज़ उनकी सपोज़ हो सकता है मे बी आपने कहीं से पुरानी परचेज़ की हो, किसी के घर पे रखी हो, वो वैसे ही ले आया हो कोई बिजनेसमैन। क्लियर? बट हमें तो क्या करना है? हम ऐसे ही रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि 4 चेयर लेके आए बस उसकी एंट्री। नो, वी कांट पोस्ट दैट एंट्री। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें उन चेयर्स की या उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू को मेज़र करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखते हैं, इन अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अकाउंटिंग के अंदर आप सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को कंसिडर करते हैं जिनकी वैल्यू को आप मनी में मेज़र कर सके, एंड विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। If a transaction or event can't be measured in monetary term, it is not considered for recording in the financial accounting. Clear? For example, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, for appointment of new managing director, signing of contract, strikes, death of employee, etc. ये सब क्या है? क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, क्वांटिटेटिव नहीं है। तो इन सब की रिकॉर्डिंग कहीं पे भी अकाउंट्स के अंदर नहीं की जाएगी। आप सिर्फ उससे रिकॉर्ड करेंगे जिसकी वैल्यू को आप मनी में मेज़र कर सकें। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? आफ्टर दैट आप करेंगे रिकॉर्डिंग। अब क्या करना है? ट्रांजैक्शंस को करना है रिकॉर्ड। आपने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद कुछ ट्रांजैक्शंस को की मनी वैल्यू जिनकी नहीं थी, आपने उनकी मनी वैल्यू को मेज़रमेंट कर लिया। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग। अब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। मीन्स
बुक्स ऑफ अकाउंट में उनको आप लिखेंगे। ए ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली इफ इट इज़ कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक इवेंट एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सेम थिंग रिपीट, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। वंस द इकोनॉमिक इवेंट्स are identified and measured in monetary terms, they are recorded in the books of account in monetary terms and in chronological order. Recording should be done in a systematic manner so that the information can be made available when required. अब क्या करना है, जो रिकॉर्डिंग की वो एक सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए ताकि जब रिक्वायरमेंट हो तब आपको इन्फॉर्मेशन ईजिली आप उससे कलेक्ट कर सके। कई बार क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि लास्ट टाइम हमने किसी पर्टिकुलर पार्टी से कितने के गुड्स बाय किए थे। अब अगर हमें नहीं पता होगा, अगर वो अकाउंट सिस्टमेटिक वे में नहीं बने होंगे तो आप इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे उस पर्टिकुलर बाय को या उस पर्टिकुलर जो भी गुड्स आपने परचेज़ किए हैं। क्लियर? तो दे शुड बी इन पर्टिकुलर और इन एन सिस्टमेटिक वे। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। अब आपने उन ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड भी कर लिया एक सिस्टमेटिक वे में। अब क्या करना है, उनको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई कैसे करेंगे देखिए, वंस द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक। जो रिकॉर्डिंग हुई वो कहाँ हुई, आपकी जर्नल में। क्लियर? आफ्टर दैट आपको क्या करना है, अब उनको क्लासीफाई करना है। क्लासिफिकेशन का काम कहाँ होता है आपका, लेजर में। एल स्टैंड्स फॉर लेजर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से ही आपका न्यूमेरिकल पोर्शन बनना स्टार्ट हो जाता है। रिकॉर्डिंग की आपने जर्नल में, जर्नल अपने आप में एक चैप्टर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट, या आप कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का बेस है। क्लियर? जब जर्नल में पोस्टिंग हो गई, उस जर्नल से ही आप क्या करेंगे, उन ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करेंगे, मीन्स आप उनकी लेजर में पोस्टिंग करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड कर देना। क्लियर? सपोज आप आपके पास 10 पार्टी हैं जिनसे आप गुड्स परचेज कर रहे हो। सपोज आपके पास 20 पार्टीज़ हैं जिनको आप गुड्स सेल आउट कर रहे हो। तो अलग अलग पार्टीज़ का अलग अलग रिकॉर्ड बनाना, दैट इज़ योर क्लासिफिकेशन। उनके अलग अलग सेपरेट अकाउंट बना देना डिफरेंट पार्टीज़ के। आप कुछ ट्रांजेक्शन कैश के थ्रू कर रहे हैं, कुछ ट्रांजेक्शन आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं, उनके अलग अलग अकाउंट बना देना। कैश का अलग बना देना, बैंक का अलग बना देना। कितनी कैपिटल आपने लगाई है उसका एक सेपरेट अकाउंट हो जाएगा, सेल का एक सेपरेट हो जाएगा, परचेज़ का एक सेपरेट अकाउंट हो जाएगा। क्लियर? अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसका सेपरेट हो जाएगा, कोई आपको डिस्काउंट दे रहा है उसका सेपरेट। मीन्स क्या, क्लासिफिकेशन कर देना, कैटेगरी वाइज उनको डिवाइड कर देना। और वो काम कहाँ होता है, आपका लेजर में होता है। क्लियर? Once the financial transactions are recorded in journal or subsidiary book, all the financial transactions are classified by group the transaction of one nature at one place in a separate account. This is preparation of लेज़र। इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, लेज़र के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, दैट इज़ समराइजिंग। अब आपने क्या किया, उनको डिवाइड भी कर दिया ग्रुप वाइज। अब क्या करेंगे, उनकी एक समरी तैयार कर लेंगे इन समरी फॉर्म। भाई क्लासिफिकेशन में तो क्या किया आपने, अलग अलग पर्सन वाइज आपने ग्रुप बना दिए। क्लियर? आफ्टर दैट आप उनकी समरी तैयार कर देंगे कि इन शॉर्ट देखते ही बंदे को ये समझ आ जाए, कोई आपके अकाउंट्स को चेक करे कि इसके पास कैश बैलेंस इतना है, बैंक बैलेंस इतना है, इसने सेल टोटल इतने की कर रखी है, परचेजेस इतने की हैं, कैपिटल इतनी है। क्लियर? तो ये सब को टोटल डिस्काउंट पे इतना किया है, टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड इतना किया है। क्लियर? दैट इज़ योर समरी, समराइज। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, अब उसकी समरी रेडी कर देंगे सो दैट जो भी आपके अकाउंट्स को देखने वाला है, जो भी यूज़र्स हैं जो कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, वो ईजिली आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर पाएँ। क्लियर? ट्रायल बैलेंस इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज़ ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। अब यहाँ पे क्या बनेगा, आप सबसे पहले इसके लिए भी यहाँ पे बनाएंगे समराइज करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बताया मैंने आपको, ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले जर्नल, आफ्टर दैट आपने क्या बनाई, देखिए सबसे पहले जर्नल, आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन में आपने क्या बनाया, लेजर, एंड आफ्टर दैट आपने समराइज में क्या बनाया, दैट इज़ योर ट्रायल बैलेंस। और विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायल बैलेंस आपके फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। क्लियर? जो आपकी प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं। क्लियर?
ताकि जो एक्सटर्नल पार्टीज़ जो भी इंटरेस्टेड हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को। क्लियर। और फाइनल अकाउंट में आपके वही ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए लास्ट। अब लास्ट क्या करेंगे, अब आपने सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लिया, आफ्टर दैट आपने मेजरमेंट कर लिया, आफ्टर दैट आपने उनको कहीं पे रिकॉर्ड कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में, देन क्लासिफिकेशन कर दिया, फिर उसकी समरी भी रेडी कर ली। अब क्या करेंगे भाई, सारा काम रेडी है, मीन्स फाइनल तक आप सारा काम कर चुके। आफ्टर दैट आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है। जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, वो आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, वो आपकी गवर्नमेंट हो सकती है, वो आपका टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है। क्लियर। इसके अलावा कोई भी पब्लिक हो सकती है आपकी। क्लियर। डायरेक्टर्स हो सकते हैं, मीन्स जो या फिर शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो जो बंदे इंटरेस्ट रखते हैं, मीन्स जो जो जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपकी कंपनी जो है वो अच्छे, आपकी कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्निंग है या फिर कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं, मीन्स हर वो बंदा जिसका इंटरेस्ट है आपकी कंपनी में, आप उसको वो इन्फॉर्मेशन क्या कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। क्लियर। दैट इज़ योर लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग. The main purpose of accounting is to communicate the financial information to the users who analyze them as their individual requirements. Providing information to its user is a regular process. और ये information regular वे में, जैसे जैसे ही आपके फाइनल अकाउंट बनेंगे, वो रेगुलर वे में आप अपने अकाउंटिंग इंटरेस्टेड यूज़र्स को वो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते रहेंगे. क्लियर है. तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग या फिर आप प्रोसेस भी बोल सकते हैं इसे अकाउंटिंग की, कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं. आफ्टर दैट आप क्या करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. देन आप उन ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करते हैं, समरी तैयार करते हैं, एंड आफ्टर दैट आप एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, आप उसको एनालाइज और इंटरप्रिटेट करके आप उसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं और आप उसे क्या कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं. क्लियर. कुछ एक बुक्स में हो सकता है स्टूडेंट्स इन्हीं स्टेप्स को कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स में डिवाइड कर रखा हो. फॉर एग्जांपल आइडेंटिफिकेशन के बाद मेजरमेंट का एक अलग बना देंगे, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन का अलग होगा और कम्युनिकेशन का एक अलग पॉइंट बना दिया जाएगा. क्लियर. तो वो कोई इशू नहीं है, आप इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं और आप इनको सेपरेट भी बना सकते हैं. तो उसमें आपके 7 to 8 पॉइंट्स हो जाएंगे, यहाँ पे आपके 5 पॉइंट्स हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. क्लियर. अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स, आपने फंक्शंस स्टडी कर लिए, अब आप ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करेंगे. क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के, क्यों आप अकाउंटिंग करते हैं. फर्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी अकाउंटिंग का, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस. जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शंस हैं उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना. क्लियर. ताकि कोई भी पार्टी जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना चाह रही है वो इजीली उनको अंडरस्टैंड कर पाए, और इवन आप बिजनेसमैन खुद भी इजीली जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो पास्ट ईयर से रिलेटेड हो सकती है, ताकि वो इजीली उसको गेट कर सके. इसके लिए भी क्या किया जाता है, अकाउंटिंग की जाती है. क्लियर. दैट इज़ वाई ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल देन पोस्टेड इनटू लेजर. और इसीलिए क्या किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल में एंट्री की जाती है, आफ्टर दैट उसकी पोस्टिंग की जाती है लेजर में. क्लियर. नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज़ हेल्पफुल इन प्रिवेंट एंड डिटेक्टिंग द एरर्स एंड फ्रॉड. मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, अगर आप अकाउंटिंग करेंगे तो कहीं पे कोई फ्रॉड होगा या कहीं पे कोई मिस्टेक हुई होगी किसी ट्रांजैक्शन में, तो वो भी इजीली फाइंड आउट हो जाएगी लास्ट में, जब आप इनकम और एक्सपेंडिचर्स को अपने मैच करेंगे कि आपको कहाँ कहाँ से कितनी इनकम हुई और क्या क्या आपने एक्सपेंडिचर किए. अगर वो आपके मैच आउट हो जाते हैं देन इट्स ओके, और अगर मैच आउट नहीं होते तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि कहीं पे कहीं ना कोई मिस्टेक है या फिर किसी ने कोई फ्रॉड किया है, तो आप उसे ईजिली डिटेक्ट कर पाएंगे. क्लियर. नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन सर्कुलेटिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. ऑब्वियस सी बात है, अकाउंटिंग की हेल्प से आप क्या बना पाते हैं, फाइनल अकाउंट आप नहीं बना पाते हैं, और फाइनल अकाउंट में आप क्या आते हैं, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट. तो
ईज़िली आपको पता चल जाएगा कि आपकी फर्म को प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फाइनल अकाउंट दैट इज़ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. क्लियर. नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज़ हेल्प इन असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. वो तो है ही सबका जो ओवरऑल समराइज कह सकते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, ताकि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग सके. क्लियर. टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. क्लियर. नेक्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज दैट इज अकाउंटिंग प्रोवाइड यूज़फुल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र्स. ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि कम्युनिकेशन के पॉइंट में कि इसका मेन मोटिव क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, वो अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है इसके यूज़र्स को, सो दैट वो इजीली कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को अंडरस्टैंड कर सकें कि एग्जैक्टली कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. क्लियर. आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस. ये हम ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि बुक कीपिंग क्या है. बुक कीपिंग आपकी प्राइमरी स्टेज थी एंड अकाउंटिंग उसके लेटर की मीन्स सेकेंडरी स्टेज है. बुक कीपिंग आपका जूनियर स्टाफ के द्वारा बनाई जाती है, अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ करता है. क्लियर. बुक कीपिंग में आपकी डे टू डे ट्रांजेक्शन आती हैं और अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन टोटली बुक कीपिंग. क्लियर. तो आजकल बुक कीपिंग कोई नहीं करता. बुक कीपिंग बिल्कुल बिगिनर लेवल्स के लिए होती है या फिर स्टार्टिंग में की जाती थी जब तक अकाउंटिंग नहीं आई थी. आफ्टर दैट आजकल सिर्फ अकाउंटिंग ही की जाती है, बुक कीपिंग नहीं की जाती. क्लियर. आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कौन कौन से यूज़र्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? दो पार्टीज़ होती हैं आपकी. वन इज़ इंटरनल यूज़र्स एंड सेकेंड इज़ योर एक्सटर्नल यूज़र्स. अब इंटरनल यूज़र्स मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के यूज़र्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले बंदे हैं, वो कौन कौन से होंगे? एक एम्प्लॉयज़ होंगे आपके, वन इज़ योर एम्प्लॉयज़. सेकंड मैनेजमेंट होगी भी, जो बिज़नेस को, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं वो. इन्वेस्टर्स, जिन्होंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगा रखा है, या उन्हीं को आप क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर भी बोलेंगे, या फिर ओनर्स, या फिर जो उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हैं, मालिक हैं वो. तो all of these are the internal users who are interested to know the financial position of the company. तो ये तो हैं इंटरनल यूज़र्स जो जानना चाहते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. एम्प्लॉयज़ क्यों जानना चाहेंगे? ताकि प्रॉफिट होंगे तो उनकी सैलरी बढ़ेगी. मैनेजमेंट क्यों जानना चाहेगी? उनकी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में गुडविल बढ़ेगी. इन्वेस्टर्स, उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, और ऑनर्स को तो प्रॉफिट होगा. तो ऑल ऑफ दीज पार्टीज आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी सो दैट दे कैन बेनिफिट इट एट ऑल. क्लियर. नेक्स्ट, एक्सटर्नल यूज़र्स. अब एक्सटर्नल यूज़र्स भी जानना चाहते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में. क्यों? देखिए कौन कौन होते हैं. सबसे पहले तो एक्सटर्नल यूज़र्स आपके पब्लिक होगी एक तो. क्लियर. दूसरा स्टॉक एक्सचेंज होगी. स्टॉक एक्सचेंज जो शेयर्स और सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करती हैं. क्लियर. आफ्टर दैट लेबर यूनियन, एजेंसीज, रेगुलेटरी एजेंसीज. क्लियर. या फिर आप कह सकते हैं टैक्स डिपार्टमेंट भी. क्या? टैक्स डिपार्टमेंट. और इसमें हो सकती है आपकी गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होती है. क्यों? क्योंकि देखिए टैक्स डिपार्टमेंट क्यों इंटरेस्टेड होगा? क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट होंगे तो टैक्स डिपार्टमेंट को ज़्यादा टैक्स मिलेगा. क्लियर. इसी तरह से गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड होगी? अब गवर्नमेंट ही कौन है आपकी? गवर्नमेंट ने ही क्या करना है? टैक्स कलेक्ट करना है. तो गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होती है कि कोई कंपनी जो है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसको चेकआउट करने में. क्लियर. पब्लिक का क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पब्लिक में से ही होते हैं, तो पब्लिक का भी इंटरेस्ट होता है कि पता चल सके कि एक्चुअल में कौन सी कंपनी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है. इस आफ्टर दैट स्टॉक एक्सचेंजेस. अब स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज़ हैं वो लिस्टेड होती हैं. कुछ लिस्टेड कंपनियां होती हैं, कुछ अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं. तो स्टॉक एक्सचेंज का भी इंटरेस्ट होता है कि पता चले क्या हमारी लिस्टेड कंपनी है जो वो प्रॉफिट अर्न कर रही है या फिर वो लॉस में तो नहीं चल रही है. आफ्टर दैट लेबर यूनियन, जो लेबर है हमारी वो भी इंटरेस्टेड होती है ताकि उनको पता चल सके. क्लियर. ताकि वो भी और ज़्यादा अपनी लेबर की डिमांड कर सकें. क्लियर. आफ्टर दैट रेगुलेटरी एजेंसीज़.
कुछ रेगुलेटरी एजेंसीज़ जो बाहरी एक्सटर्नल एजेंसीज़ होती हैं वो भी इंटरेस्टेड होती हैं कि ये जानने में भी कि कौन सी कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और कौन सी कंपनी लॉस में चल रही है। क्लियर? तो ऑल ऑफ दीज आर द एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स हु आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द financial position of a company, whether the companies are earning profits or losses. Clear? After that देखिए next, that is branches of accounting. Clear? There are different branches of accounting. क्लियर? कौन कौन सी हैं देखिए, फर्स्ट वन बाय वन स्टडी करते हैं। देखिए वैसे तो 11th के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ मीनिंग और वन लाइन में आप कह सकते हैं थोड़ी सी आपको इनकी एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए। क्लियर? डिटेल स्टडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 11th क्लास में इतना डिटेल में ये आपसे नहीं पूछा जाता है। क्लियर? तो इसलिए देखिए इन शॉर्ट ही मैंने लिख रखा है यहाँ पे और वही आप स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज़ क्या बताया देखिए कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। आप अकाउंटिंग की ब्रांचेस को स्टडी कर रहे हैं कि कौन कौन सी कितनी शाखाएं हैं अकाउंटिंग की, क्या सिर्फ एक सिंपल अकाउंटिंग ही है या फिर इसके अंदर और भी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज़ देखिए, फर्स्ट है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज़ योर कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड वन इज़ योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नेक्स्ट इज़ योर टैक्स अकाउंटिंग एंड फिफ्थ वन इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग टोटल। देखिए स्टूडेंट्स, ये जितने भी 5 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है इनको वन बाय वन आप स्टडी करेंगे। कोई आपके बीकॉम के फर्स्ट ईयर में आएगा, कोई आपके सेकंड ईयर में आएगा, कोई फाइनल ईयर में आएगा। तो डिफरेंट अकाउंटिंग को आप डिफरेंट ईयरली जैसे जैसे आपकी हायर एजुकेशन पे आप जाते जाएंगे आप इनकी पूरी बुक्स को स्टडी करेंगे। क्लियर? तो एट प्रेजेंट के लिए आपके लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि इनके मीनिंग क्या है और कौन सी अकाउंटिंग में आप क्या स्टडी करेंगे। क्लियर? फर्स्ट देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या स्टडी करेंगे, फाइनेंस को स्टडी करेंगे। मीन्स जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं आप उनको कंसीडर करेंगे। बुक कीपिंग प्लस प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या करेंगे, बुक कीपिंग या फिर बुक कीपिंग के बाद क्या है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाएंगे इसमें। क्लियर? जो कि आप ये कह सकते हैं कि ये अकाउंटिंग आप इसका कुछ पोर्शन आप 11th क्लास में ही स्टडी करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, दैट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये आपके बीकॉम में आएगी स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके भी नाम से पता चल रहा है कि आप क्या करेंगे, इस अकाउंटिंग के अंदर जो आपका बेसिक फोकस होगा वो फाइनेंस पे ना हो के किस पे होगा, ऑन कॉस्ट। कि हमें इस तरह के एफर्ट करने, हमें फाइंड आउट करनी है कि हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है और उस कॉस्ट को मिनिमाइज करने के एफर्ट करने हैं हमने। क्लियर? सो दैट आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें विद प्रॉपर एफर्ट्स। क्लियर? तो डिटरमाइंस द यूनिट कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। भी जितने भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन होंगे हर लेवल पे कितनी कॉस्ट आ रही है और उस कॉस्ट को मिनिमाइज करने के एफर्ट कैसे कर सकते हैं, उस कॉस्ट को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सब आप स्टडी करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में। थर्ड इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये प्रॉपर थ्योरेटिकल पोर्शन है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है। क्लियर? ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफेक्टली स्मूथली काम करती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। इट ब्लेंड्स फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट। क्लियर? तो यहाँ पे इसको देखिए ये मिस्टेक है, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप मिनिमम इसे चेंज कर लेना। क्लियर? इट ब्लेंड्स द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट। मीन्स फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग को इस तरह से मैनेज करने की कोशिश करती है मैनेजमेंट, सो दैट प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सके और कॉस्ट को मिनिमम किया जा सके। क्लियर? ये काम किसका होता है, आपका मैनेजमेंट का। दैट्स वाई इसको नाम दे दिया किसका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। इट इज़ प्रॉपरली रिलेटेड टू द डिसीजन मेकिंग ऑफ द मैनेजमेंट। क्लियर? नेक्स्ट इज टैक्स अकाउंटिंग। अब टैक्स अकाउंटिंग में क्या होगा, ये देखना कि सेल्स टैक्स कितना हो रहा है और इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कैसा टैक्स है आपका, दैट इज़ योर डायरेक्ट टैक्स। क्लियर? और सेल्स टैक्स कैसा टैक्स है आपका, दैट इज़ योर इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर?
तो हाँ, या फिर इनकम टैक्स को, वो सेल्स टैक्स को आप जीएसटी भी बोल सकते हैं। आजकल ये रिप्लेस हो गया आपका। क्लियर। तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों टैक्सेस को चेक करना है टैक्स अकाउंटिंग में कि इनकम टैक्स कितना है, सेल टैक्स कितना है, या इनडायरेक्ट टैक्स कितने हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, और उन टैक्सेस को हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि अपने अकाउंट्स को इस तरह से मेंटेन किया जाए कि टैक्सेस को कम कर सके। क्लियर। दैट इज़ द पार्ट ऑफ टैक्स अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये किस पे फोकस करेगी आपकी, इट फोकसेस ऑन सोशल बेनिफिट्स। ये सोशल बेनिफिट्स पे फोकस करेगी कि सोशल बेनिफिट मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के चलते सोसाइटी के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन एनी हाउस सोसाइटी के लिए किसी भी तरह से हार्मफुल ना हो, वो सोशल अकाउंटिंग है। उसे भी टाइम टू टाइम आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन सपोज पब्लिक एरिया में लगा लिया, आपने एक फैक्ट्री। क्लियर। अब उस फैक्ट्री में मशीनें चलती हैं, सारा दिन नॉइस पोल्यूशन होता है, और उस फैक्ट्री से निकलने वाला सारा वेस्ट आप ऐसे ही पब्लिक एरिया में बहा देते हो। क्लियर। या फिर उन फैक्ट्री से पॉल्यूशन ज़्यादा होती है, या फिर स्मेल काफ़ी आती है। तो ये सब क्या है, इट मीन्स आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या को ध्यान में नहीं रखा। इट बिकम्स हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, और फिर इट बिकम्स इंजीरियस फॉर द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। क्लियर। तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी करनी है कि आपकी सोसाइटी के रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे आपकी सोसाइटी पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। क्लियर। तो all of these are 5 types of accounting, that is financial accounting, cost accounting, management accounting, tax accounting and social responsibility accounting. Clear? इनमें से आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये दोनों क्या है, प्रॉपर थ्योरेटिकल अकाउंटिंग है। आफ्टर रिमेनिंग 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कोस्ट अकाउंटिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग, ये सब आपकी क्या है, दीज आर योर न्यूमेरिकल बेस्ड अकाउंटिंग। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं आपकी अकाउंटिंग की। फर्स्ट इज योर रिलायबिलिटी। तो देखिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, वेरीफिएबल एंड बेस्ड ऑन फैक्ट। जो भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कैसी होनी चाहिए, दैट शुड बी रिलायबल जिस पे आप विश्वास कर सके, एंड वेरीफिएबल मीन्स अगर कोई चाहे तो उसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सके, एंड बेस्ड ऑन फैक्ट मीन्स एक्चुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए आपकी अकाउंटिंग। क्लियर। उसमें कुछ भी जो है वो मिथ्या नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। एवरीथिंग शुड बी क्लियर। आफ्टर दैट नेक्स्ट, दैट इज रेलिवेंस। रेलिवेंट होनी चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन, उसमें कहीं पे भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दैट शुड बी रेलिवेंट एंड शुड बी डिस्क्लोज्ड एवरीथिंग। ओनली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड। मीन्स इररेलिवेंट कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं हो, मीन्स जिसकी कोई रिक्वायरमेंट ना हो। रेलिवेंट जिसकी रिक्वायरमेंट है, इररेलिवेंट ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, दैट शुड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर। जैसे आप कह दें कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मैनेजमेंट काफ़ी इफ़ेक्टिव है, हमारे एम्प्लॉयज़ के, हमारी मैनेजमेंट के साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं। दीज आर इररेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। कोई भी यूज़र है उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो लोगों के बीच में या आपके एम्प्लॉयज़ के कैसे रिलेशनशिप हैं आपकी मैनेजमेंट के साथ। दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर ओनली इंटरेस्टेड अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ कंपनी, और वी कैन से दैट अबाउट द प्रॉफिट्स और लॉसेज ऑफ द कंपनी। तो इन्फॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इररेलिवेंट और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग में नहीं डालनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडेबल। आपको इतनी ईजीएस्ट लैंग्वेज में इतना ईजी आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेडी करना है, सो दैट ईजिली कोई भी बंदा जो आपके इंटरेस्टेड है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर पाए। इट शुड बी सो सिंपल वे, इट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ सिस्टमेटिक एंड सिंपल वे।
क्लियर। नेक्स्ट कंपेरेबिलिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो कंपेरेबल भी होनी चाहिए कि आपको एक पर्टिकुलर मेथड को ही फॉलो करना है। जिस मेथड से आपने लास्ट ईयर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, नेक्स्ट ईयर्स में आप सेम मेथड को ही फॉलो करेंगे, सो दैट आप भी और एक्सटर्नल पार्टीज़ या फिर यूज़र्स जो आपके इंटरेस्टेड हैं आपकी इन्फॉर्मेशन में, वो इजीली कंपेयर कर सकें इन लास्ट ईयर से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। क्लियर, दे शुड बी easily comparable. Financial statement should contains the figure of current year as well as figures of previous year, so that the current position of the business can be compared with the so that the information with the performance of the previous year, so that कि आप प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन के साथ इजीली कंपेयर कर सकें। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। टू टाइप्स के सिस्टम होते हैं आपके रिकॉर्डिंग के। फर्स्ट इज सिंगल एंट्री सिस्टम एंड सेकंड इज डबल एंट्री सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, सिंगल एंट्री सिस्टम पहले रिकॉर्ड किया जाता था, आजकल क्या मेथड फॉलो किया जाता है रिकॉर्डिंग के लिए, दैट इज़ डबल एंट्री सिस्टम। मीन्स कि अगर आप एक अकाउंट को डेबिट करेंगे तो दूसरे अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। सिंगल एंट्री में क्या होता था, ओनली वन एस्पेक्ट को कंसीडर किया जाता था। क्लियर। और वहाँ पे क्या होता था, ओनली कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे मैं ऑलरेडी एक वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज़ रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। और अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होती है। वन अकाउंट डेबिट होता है, अदर वन इज़ क्रेडिटेड। क्लियर। स्टिल नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, इनको इन डिटेल स्टडी करेंगे अकाउंट्स की, कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है। बट थोड़ा सा समराइज फॉर्म में मैं आपको बता दूं कि सिंगल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर आप वन साइडेड पोस्टिंग करते हैं। इट इग्नोर्स द टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन एज डन इन डबल एंट्री सिस्टम। इन दिस ओनली कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। इसके अंदर आप क्या करते हैं, सिर्फ कैश और कुछ पर्सनल अकाउंट्स को ही मेंटेन करते हैं। मीन्स रियल और नॉमिनल अकाउंट को आप इग्नोर कर देते हैं। क्लियर। और भाई देखिए, ये तो इजी सी अंडरस्टैंडेबल बात है कि आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उससे 2 अकाउंट तो अफेक्ट होंगे। सपोज हमने गुड्स परचेज किए किसी पार्टी से। क्लियर। तो गुड्स परचेज किया, आपके पास गुड्स आए, बदले में आपने क्या दिया होगा, कैश दिया होगा, तो दूसरा अकाउंट अफेक्ट हुआ। एक परचेज अकाउंट अफेक्ट हुआ, दूसरा कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ। सपोज आपने कैश नहीं दिया, आपने उधार खरीद लिए क्रेडिट पे, तो क्या हुआ, उस पर्टिकुलर पार्टी के नाम तो आप पैसे लिखेंगे ना कि भाई हमने इस पार्टी से गुड्स बाय किए हैं, तो एक उस पार्टी का अकाउंट अफेक्ट हुआ, दूसरा परचेज अकाउंट अफेक्ट हुआ। क्लियर। तो इस तरह से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो 2 अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। एक को आप डेबिट कर देते हैं और दूसरे को क्या कर देते हैं, आप क्रेडिट करते हैं। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट विच स्टेट्स फॉर वन एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट भी होता है। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए, एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब डबल एंट्री को फॉलो करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या, इट हेल्प्स टू कीप अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस। एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख पाएंगे आप हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का। नेक्स्ट, सिंस बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ आर रिकॉर्डेड इन दिस सिस्टम, इट फैसिलिटेट्स ए चेक ऑन अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग। कि एक्यूरेसी कितने एक्यूरेट है, कितनी शुद्धता है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी कितनी गणितीय शुद्धता है आपके अकाउंट्स में, वो भी आप इजीली चेक कर पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट, इट रिवील्स द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड P&L। ट्रेडिंग और P&L आप अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स, बोथ ऑफ दीज आर द पार्ट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। तो आप इजीली बिजनेस एक्टिविटीज़ का भी पता लगा पाते हैं, आपको रिजल्ट का भी पता चल जाता है कि वेदर द फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट्स और लॉसेस बाय प्रिपेयरिंग पोजीशन स्टेटमेंट। और पोजीशन स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट, द फाइनेंशियल पोजीशन। वही बात अगेन रिपीट कि ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बना के आपको कंपनी की एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कितने लॉसेस हो रहे हैं, क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं। एवरीथिंग वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर। और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर। तो ऑल ऑफ दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट इज
डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। दिस सिस्टम फेल्स टू असरटेन द एक्चुअल प्रॉफिट्स इफ देयर इज एरर ऑफ प्रिंसिपल इन द रिकॉर्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, टू टाइप्स के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होते हैं आपके रेवेन्यू नेचर के और एक होते हैं आपके कैपिटल नेचर के। क्लियर। अब रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जो आपके रूटीन के हैं। सपोज एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, आपको रेंट देना है, ये क्या रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। और सपोज आप एसेट बाय कर रहे हैं, आपने फर्नीचर खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, ये किस नेचर का एक्सपेंडिचर है आपका, ये कैपिटल नेचर का है। ठीक है। तो जो आपका डबल एंट्री सिस्टम है भाई, ठीक है, आप वन अकाउंट डेबिट और वन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, बट जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सैद्धांतिक जो अशुद्धि है, सैद्धांतिक जो मिस्टेक है, प्रिंसिपल मिस्टेक है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कई बार कैपिटल मान लिया जाता है और कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया जाता है। ऐसी मिस्टेक्स को आपका डबल एंट्री सिस्टम फाइंड आउट नहीं करता, ऐसी मिस्टेक्स को आपका इग्नोर कर देता है। ये सिर्फ जो क्वांटिटी वाइज जो मिस्टेक हुई है उनको तो फाइंड आउट कर लेंगे आप विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जो प्रिंसिपल एरर है उनको फाइंड आउट नहीं किया जाता। ये भी डिटेल स्टडी स्टूडेंट्स आप आगे के नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे। क्लियर। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि प्रिंसिपल एरर क्या होती है। क्लियर। नेक्स्ट, अ मिस्टेक कमिटेड एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग और एन ओमिशन ऑफ ए ट्रांजेक्शन फॉर्म जर्नलाइजिंग कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड अंडर दिस सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है, ए मिस्टेक कमिटेड एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग। सपोज आपसे कोई मिस्टेक हो गई एट द टाइम ऑफ जर्नल पोस्टिंग, कि सपोज आपने 2000 लिख दिया और आपने गुड्स परचेज किए थे 20,000 के। क्लियर। तो इन दैट केस आपको आपके मिस्टेक का पता नहीं चलेगा, उस 10 की वजह से आपके सारे के सारे अकाउंट्स मीन्स अकाउंट्स में देखिए कितना 18,000 का डिफरेंस आ गया, बट ये डबल एंट्री सिस्टम उस डिफरेंस को, उस मिस्टेक को फाइंड आउट नहीं करता। क्लियर। नेक्स्ट, देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड मिस अप्रोप्रिएशन इन द सिस्टम। इसके अलावा फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएशंस के भी चांसेस होते हैं इस सिस्टम में। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए अकाउंटिंग साइकिल। अब स्टूडेंट्स अकाउंटिंग साइकिल क्या है, इट स्टार्ट्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होके कहाँ पे ख़त्म होती है, ये कम्युनिकेशन पे। मीन्स जो आपने फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग को स्टडी किया था उन्हीं के ही मिड में से उठ जाएगा पॉइंट, और रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होके कम्युनिकेशन पे। मीन्स क्या क्या आ जाएगा आपका अकाउंटिंग साइकिल में। इन राउंड अगर बात करें तो सपोज हमने ये अकाउंटिंग साइकिल बनाई, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका रिकॉर्डिंग। आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग क्या करते थे आप, क्लासिफिकेशन। आफ्टर दैट क्या किया था, समराइज़ किया था, एंड देन फाइनल अकाउंट या फिर ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट बना के, और फिर आपने उसको क्या कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया। क्लियर। तो दैट वन इज़ योर अकाउंटिंग साइकिल। फर्स्ट इज़ योर रिकॉर्डिंग, सेकंड इज़ योर क्लासिफिकेशन, थर्ड इज़ योर समराइज, फोर्थ वन इज़ योर preparation of final account, and fifth one is communication to the interested users. So that is your accounting cycle. Clear. After that देखिए next, is accounting is art or an science। तो accounting art है या science है, क्या है वो स्टडी कर लेते हैं। accounting is an art, क्या कह दिया कि accounting क्या है, एक आर्ट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक सिस्टमेटिक वे में अकाउंट्स बनाए जाते हैं, रिकॉर्ड किया जाता है, पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, आफ्टर दैट मेज़र किया जाता है, फिर क्लासिफिकेशन किया जाता है, फिर समराइज किया जाता है, और फिर उनको प्रेजेंट किया जाता है उसके कंसर्न्ड पर्सनस को, उनके बेनिफिट के लिए। तो इस तरह से सिस्टमेटिक वे में जब काम किया जाता है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, एक आर्ट का नाम दिया जाता है। तो अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। अकाउंटिंग इज़ ऑल्सो ए साइंस इन सम सेंस। कुछ सेंसेस में आप इसे साइंस भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट, कन्वेंशंस और स्टैंडर्ड्स पे बेस होती है। क्लियर। तो अकाउंटिंग आपकी आर्ट भी है और साइंस भी है। क्लियर। आर्ट कैसे, क्योंकि इसके अंदर अकाउंट्स को सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट किया जाता है। साइंस कैसे, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट, कन्वेंशंस। ओके। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन।
ऑब्वियस सी बात है, अकाउंटिंग क्या है, इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स है, क्योंकि इसके अंदर सिस्टमेटिक वे में आप अकाउंट्स बनाते हैं और उनको प्रेजेंट किया जाता है इंटरेस्टेड यूज़र्स को। तो ये एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स तो अपने आप ही हो गई। डेफिनेशन कोई भी कर लीजिए। इट इज़ अ सर्विस एक्टिविटी, इट्स फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड द क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन primarily financial in nature about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions. Clear? Accounting to according to accounting principle board. क्लियर? बस आप स्टूडेंट रीड आउट कर लेना, वैसे आपको लर्न करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस डेफिनेशन को। क्लियर? रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स अंडर डबल एंट्री सिस्टम। तो अंडर डबल एंट्री सिस्टम आप 3 रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। कौन कौन से हैं वो रूल देखिए वन बाय वन। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। तो ये 3 अकाउंट्स हैं और इन अकाउंट्स के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आप फॉलो करते हैं और उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इन तीनों रूल्स को और इनसे जर्नल में कैसे पोस्टिंग होती है वो सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पूरा एक चैप्टर है आपका न्यूमेरिकल, जो आप कह सकते हैं बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, मीन्स अकाउंट्स जिसके बिना आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, दैट इज जर्नल एंट्री। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज आपने डिस्कस किया अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग साइंस और आर्ट, कि अकाउंटिंग साइंस कैसे है और आर्ट कैसे है। क्लियर? अकाउंटिंग साइकिल को आपने स्टडी किया। आफ्टर दैट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को आपने स्टडी किया। क्लियर? ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग को आपने स्टडी किया और बुक कीपिंग अकाउंटिंग का डिफरेंस मैं ऑलरेडी एक वीडियो में और आपसे साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया इसके बारे में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग को आपने स्टडी किया एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो ये सब टॉपिक आज आपने डिस्कस किए वन बाय वन। आई थिंक कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे स्टूडेंट। स्टिल इफ देयर इज एनी क्वेरी प्लीज पेस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स so that I can check and respond accordingly. So thank you.